नमस्कार दोस्तों, चलिए मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। कई दिनों से लगातार वीडियोज़ नहीं आ रही थी इस पर, तो बहुत सारे दोस्त परेशान हो गए थे कि कहीं मैंने बंद तो नहीं कर दिया। एक चीज़ मुझे समझ में आ गई है कि आप में से थोड़े से ही लोग हैं, लेकिन जो लोग भी सीरियस हैं इस चीज़ को लेके कि आंसर राइटिंग होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, वो वाक़ई सीरियस हैं। और मैं उन्हीं के लिए इस सीरीज़ को कंटिन्यू भी कर रहा हूँ और कई महीनों तक, मेरे ख़्याल से 3-4 महीने तक ये सीरीज़ चलेगी और इस सीरीज़ के तहत जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उन सबको कवर करेंगे। जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको भी कवर करेंगे, ठीक है? और आप ही लोगों के लिए जो मेंस की तैयारी गंभीरता से करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक सीरीज़ पर काम कर रहा हूँ, जिसका नाम होगा मेंस मास्टर सीरीज़, ताकि आप यूपीएससी मेंस पर पूरी तरह से कमांड बना सकें। इसीलिए थोड़ा-सा समय उधर भी जा रहा था। बाकी प्रीलिम्स के लिए भी टॉपिक्स आएँगे, आगे चल के हम सीसैट भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल आज की वीडियो में हम मेंस की बात करेंगे, ठीक है जी? आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो मैंने ये प्रश्न आपको दिया था। मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपने उत्तर लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा कोई बात नहीं। शुरुआत में लिखना ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है, उस पैटर्न में ढलना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, इस प्रश्न को फिर से समझिए और ये देखिए कि इसका उत्तर किस तरीके से लिखा जा सकता है, ताकि आपके दिमाग में उसी तरह का फ्रेम बनने लगे, आप उसी तरह से सोचने लगें जिसकी ज़रूरत है। ठीक है जी? तो चलिए, क्वेश्चन ये है कि स्वदेशी आंदोलन के उद्देश्यों और तरीकों को बताते हुए भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। ये प्रश्न था। हमने विस्तार से आपको बताया था कि किस तरीके से इसका उत्तर लिखा जा सकता है। अब आते हैं कि इसका उत्तर सही मायने में कैसे लिखा जा सकता है। देखिए, हर क्वेश्चन में, चाहे वो किसी भी विषय का क्वेश्चन हो, इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि आप बाकायदा हेडिंग दे दें और लिखें कि ये परिचय हम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो पहला पैराग्राफ होता है, वो 1 लाइन का भी हो सकता है, 2 लाइनों का भी हो सकता है या 3 लाइनों का भी हो सकता है। उस पहले पैराग्राफ में ही आप कुछ ऐसा लिखते हैं, जिससे पता चलता है कि आप एक बैकग्राउंड बना रहे हैं क्वेश्चन के आंसर का और वही होता है परिचय। वही उत्तर का जो है, उत्तर की शुरुआत होती है, वही इंट्रोडक्शन होता है। उसमें आप कुछ ऐसा लिखते हैं जिससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं। एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आप जानते हैं कि क्या पूछा जा रहा है और आप उस टॉपिक की भी अच्छी तैयारी करके आए हैं जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है? इस प्रश्न की बात करें तो उत्तर कैसे लिख सकते थे? इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते थे? हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आप एक ही लंबी सी लाइन में लिख दें या 2 लाइनों में लिख दें। आप बंगाल विभाजन के बारे में 1 लाइन ज़रूर लिखेंगे या एक ही लाइन में ये बात ज़रूर डालेंगे, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है, वो बंगाल के विभाजन से ही हुई थी, उसी के विरोध में हुई थी। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि ये जो है बंगाल का विभाजन, आप चाहें तो कर्जन का नाम भी लिख सकते हैं, चाहें तो नहीं भी लिख सकते। ठीक है? इससे एग्ज़ामिनर को पता चलेगा कि आप जान रहे हैं कि इस समस्या की जड़ किधर है। ठीक है? इसी में बात आप ये भी लिख सकते हैं कि एक्चुअली जब विभाजन किया गया बंगाल का, तो ये था कि अंग्रेज़ों ने जो तर्क दिया, सरकार ने उस समय जो औपनिवेशिक सरकार थी, उसने जो तर्क दिया वो ये था कि प्रशासनिक प्रबंधन थोड़ा जटिल हो रहा है, इसलिए हम ऐसा करना चाह रहे हैं, इसलिए हम जो है बंगाल को विभाजित कर रहे हैं। लेकिन असली जो मकसद था, वो था स्वतंत्रता संग्राम को कमज़ोर करना। उस समय आपको पता होगा राजधानी कलकत्ता थी और उसके आस-पास ही ज़्यादातर जो है आंदोलन से संबंधित जागरूकता तेज़ी से बढ़ रही थी। और भी देश में अलग-अलग हिस्सों में भी चीज़ें हो रही थीं, लेकिन यहाँ पे डर ज़्यादा था क्योंकि यहाँ पे राजधानी है, ठीक है? तो असली मकसद क्या था? आंदोलन को कमज़ोर करना और इसी के चक्कर में जो है, इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन फिर शुरू हुआ। आप इंट्रोडक्शन में इसको 1 या 2 लाइनों में लिख सकते हैं। चूँकि मैं समझा रहा हूँ, ज़्यादा लाइनें बोलनी पड़ रही हैं। आप लिखना चाहें, 1-2 लाइनों में लिख सकते हैं। ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन माना जा सकता है कि बंगाल का विभाजन इस समय हुआ था, जिसने किया था उसका नाम आपने लिखा, साथ ही साथ आपने उसी में जोड़ते हुए कह दिया कि हालाँकि अंग्रेज़ों का जो है मकसद कुछ और था, तर्क कुछ और था और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन उभरा। ये आपने इंट्रोडक्शन लिखा। अब आगे बढ़ते हैं, आपने पैराग्राफ चेंज किया और मुख्य भाग पे आते हैं। मुख्य भाग में आप वो की पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं जो प्रश्न में दिए गए हैं। जैसे कि एक है, उद्देश्य क्या था?
स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि इसमें पूछा गया है। इस तरह के कीवर्ड्स डाले गए हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते ज़रूरी नहीं है कि आप हेडिंग दें, फिर से बता दूँ, अलग-अलग पैराग्राफ में पॉइंट्स बनाकर आप लिख सकते हैं। इसका जो मकसद था, जो उद्देश्य था, वो तो यही था शुरुआती तौर पे कि जो विभाजन हुआ है बंगाल का, उसका विरोध करना, उसके खिलाफ बात करना, ये क्या कर रहे हो आप लोग? समझ रहे हैं? ये पहली चीज़ थी। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो लोग टॉपिक को बहुत अधिक पढ़ लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने लगते हैं कि बंगाल को विभाजित करके फिर असम और ये उड़ीसा को कैसे अलग किया गया, ये सारी चीज़ें लिखने लगते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है। आप मेंस की आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, मतलब उत्तर लिख रहे हैं, तो आप समझ वाली चीज़ों पर ज़्यादा बात करिए, जो मेन पॉइंट्स हैं, उन पर बात करिए। ज़रूरत पड़ने पर आप बहुत डीप जा सकते हैं, क्वेश्चन की डिमांड के आधार पे। यहाँ पे ऐसी कोई ख़ास डिमांड नहीं है क्वेश्चन की, बस ये पूछा जा रहा है कि आप समझते भी हैं कि नहीं, कि उस समय क्या हुआ था इतिहास में, ठीक है? तो उद्देश्य जो था वो साफ-साफ ये था कि विभाजन का विरोध करना, और साथ ही साथ आपको पता है कांग्रेस संस्था बन चुकी थी, और उनका एक अपने आप में ही मकसद था कि लोगों को जागरूक करना अपने अधिकारों के प्रति और भी चीज़ों के प्रति। तो कहीं न कहीं इसी बहाने लोगों के अंदर जागरूकता का प्रसार करना भी चीज़ें, मतलब करना भी शामिल था, ये भी चीज़ें शामिल थी। ठीक है? अभी आगे हम देख लेंगे। तो इन 2 बातों को आप एक पैराग्राफ में अपनी सुविधा के अनुसार, अगर लंगा लंबा खींचना चाहते हैं तो लंबा लिखिए, या फिर 2-3 लाइनों में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए। अब इसी क्वेश्चन में एक और कीवर्ड है, उसको भी ध्यान में रखते हुए आप लिखेंगे। आपने पैराग्राफ चेंज किया और पूछा गया कि कौन-कौन से तरीके अपनाए गए। स्वदेशी आंदोलन में क्या-क्या तरीके अपनाए गए विरोध करने के। इसमें से 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो मेन-मेन हैं। आप देखेंगे सभाएँ होती थीं। अगर आप इस स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब तक की सबसे बड़ी सभा हुई थी। बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पे। तो जगह-जगह पे सभाएँ भी हो रही थीं, लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे, मतलब इस बारे में बातें होती थी, चर्चाएँ होती थीं, आंदोलन के रुख को तय किया जाता था, ये सारी चीज़ें होती थीं। तो तरीकों में एक तरीका ये था कि सभाएँ हो रही हैं। दूसरा तरीका क्या था? जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे थे। विभाजन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। आप देखेंगे, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि हिंदू और मुस्लिम एक-दूसरे के हाथ में राखियाँ बाँध रहे थे। बेसिकली इस बात का प्रतीक है कि हम एक हैं, हम एक-दूसरे से जुड़े हैं, हमारा जो संबंध है वो अच्छा है। इस रूप में भी चीज़ें चल रही थी, ठीक है? और साथ ही साथ स्वदेशी का प्रचार भी हो रहा था। इसमें आप अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल्स लिख सकते हैं। बहुत सारे उद्योग खोल दिए गए जो स्वदेशी थे। पत्रिकाएँ निकाली गई, समाचार पत्र निकाले गए, बहुत सारी मिलें बनाई गईं, एजुकेशन सिस्टम में भी सुधार की बात की गई कि हमारे देसी तरीके से शिक्षा होनी चाहिए, ये सारी बातें की गई। इसमें आप एग्ज़ाम्पल्स लिख सकते हैं, यहाँ पे स्कोप है, इससे एग्ज़ामिनर समझेगा कि हाँ, आपने जो है थोड़ा और अच्छे से समझा है, एग्ज़ाम्पल्स आपके दिमाग में हैं। तो ये तरीके थे विरोध करने के। साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि प्रभाव क्या हुआ? अब इतना जो है, एक चीज़ मैं फिर से बता दूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बार-बार इस पैटर्न पे सोचेंगे, तभी आप सही मायने में अपने दिमाग को उस चीज़ में ढाल पाएँगे कि कितने कीवर्ड्स हैं, कितने डायमेंशन्स हैं और कैसे उनको कवर करना है। वरना एक रिस्क बना रहता है। रिस्क पता है क्या? हमने टॉपिक को पढ़ा है और जिस तरीके से पढ़ा है बस वही लिख के चले आते हैं। जितना पढ़ा है उतना ही लिख के चले आते हैं। क्वेश्चन के कीवर्ड्स, क्वेश्चन की दिशा, क्वेश्चन की डिमांड, ये समझ के जब हम लिखेंगे तब बेहतर उत्तर लिख पाएँगे। और मैं बार-बार आपको ये ध्यान दिला रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दिया है कि प्रभाव, तरीके, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें। अगर आप डायग्राम वगैरह बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि इस कीवर्ड को लेके डायग्राम बना के आपने चीज़ें बता दी। तो आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, हेडिंग लिख सकते हैं, बिना हेडिंग के भी लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है, आपकी आज़ादी है, अलग-अलग तरीकों से उत्तर लिखे जा सकते हैं। लेकिन बात वही है कि क्वेश्चन की जो डिमांड है, उसको समझ के आप लिखें, तो ज़्यादा स्कोर मिलेंगे। ठीक है जी? अब बात करते हैं कि इस आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ? हम टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम आंसर लिख रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग इस उम्मीद में देखेंगे कि पूरा टॉपिक समझाएँगे। नहीं, पूरा टॉपिक नहीं समझा रहे हैं। जब हम मेंस के लिए पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से हो सकता है एक ही टॉपिक के आधे घंटे और 40 मिनट तक बात हो। लेकिन अभी हम क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव? सबसे पहली जो चीज़ है, वो ये दिखती है कि औपनिवेशिक मानसिकता जो थी,
जो अंग्रेज़ों की मानसिकता है कि किसी भी तरीके से हमें यहाँ पे शासन करना है, यहाँ के लोगों को गुलाम बना के रखना है। और भी चीज़ें हैं, जैसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पे साफ-साफ दिखती है, बाँटो और राज करो। वो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सही मायने में कायदे से शुरुआत यहाँ से होती है। तो उसकी जो मानसिकता है, औपनिवेशिक मानसिकता है, उसकी समझ लोगों को धीरे-धीरे आने लगी। यहाँ से उसकी शुरुआत हुई। ये सबसे ख़ास बात थी, सबसे अच्छी बात थी स्वतंत्रता आंदोलन के नज़रिए से। इसके बाद क्या हुआ, इसी में आंदोलन को लेकर के धीरे-धीरे वैसे ही मतभेद हो रहे थे कांग्रेस के अंदर, 2 तरह के गुट बन रहे थे। एक वो थे जो नरमपंथी कहलाए, जिनका मानना ये था कि आराम से करते हैं बातचीत करते हैं, सरकार से अपनी डिमांड रखते हैं, फिर वो मानेंगे और फिर आगे हम बढ़ जाएँगे, धीरे-धीरे अपने अधिकारों की माँग करते रहेंगे। ये एक लिबरल टाइप के लोग थे। दूसरे जो थे, जिनको गरम दल के नेता हम कहते हैं, आपने प्री के लिए पढ़ा होगा लाल, बाल, पाल, इस तरह से आपने नाम याद कर लिए होंगे। वो लीडर्स थे और भी लोग थे। तो उनका मानना ये था कि इससे काम नहीं चलेगा। हमें आंदोलन करना चाहिए, हमें थोड़ा और कड़ा रुख अपनाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये हिंसा चाहते थे कि उन्हें मार देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे। वो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल गरम दल वाले चाहते थे कि हमें उग्र आंदोलन करना चाहिए ताकि उनको ये चीज़ें ध्यान में आए। तो इस बात को लेकर के भी कि एक तो विचारधारा अलग-अलग हो रही है और स्वदेशी आंदोलन में ही एक टॉपिक ये उभर आया था कि कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे हैं कि चूँकि बंगाल का विभाजन हुआ है तो बंगाल में ही आंदोलन होने चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, देश के बाहर भी इसका आंदोलन होना चाहिए, एक चीज़ थी। बाकी बैठक हुई थी जैसे कि वार्षिक तौर पे होती थी, वहाँ पे अध्यक्ष के पद को लेकर भी चीज़ें हुईं और विभाजन हो गया कांग्रेस का। लेकिन जो मूल में बात थी, वो ये थी कि कांग्रेस के विभाजन की जो पृष्ठभूमि बन रही थी, वो स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही तरीकों को लेकर बन रही थी। ठीक है जी? तो ये एक परिणाम, एक प्रभाव देखा गया इसी के तहत, ठीक है? ये लिख सकते हैं। इसके अलावा आम जनता में स्वतंत्रता की भावना का विकास हुआ। अब देखिए आप यहाँ से देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, आम जनता है जो है स्वदेशी की बात कर रही है कि हम अपने यहाँ रह के अपनी ही चीज़ों पर निर्भर होंगे, तुम्हारे पे क्यों निर्भर रहें? हम अपना उत्पादन करेंगे, अपने तरीके से जिएँगे, अपने तरीके से वस्त्र बनाएँगे, अपना ही अपनी फैक्ट्रियाँ बनाएँगे। तो कहीं न कहीं अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हम स्वतंत्र होने चाहिए, हमारा देश है, हम अपने हिसाब से चलने चाहिए। हालाँकि ऐसा भी होने में बहुत बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन शुरुआत हुई। आम जनता भी ये सोचने लगी कि स्वतंत्रता के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना चाहिए, हम गुलाम हैं, हमारे ऊपर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे समझ में आ रही थी। हालाँकि उसके पहले भी कई बार चीज़ें हुई हैं, घटनाएँ हुई हैं। 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद भी बहुत सारे आंदोलन हुए। उनका भी योगदान था लोगों को जागरूक करने में। लेकिन ये जो आंदोलन था, ये अपने आप में एक स्पेशल आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन था और इसका नेचर भी काफ़ी ख़ास था। अब तक इस तरह की चीज़ें नहीं हुई थी, ठीक है? तो ये भी हुआ। आगे चल के बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। कहीं न कहीं इन चीज़ों का प्रभाव था क्योंकि अंग्रेज़ों को लग रहा था कि अभी हमें थोड़ा-सा सँभल के चलना पड़ेगा। तो बंगाल का विभाजन भी रद्द किया गया। ये सारी चीज़ें आप प्रभाव में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप निष्कर्ष में जाएँ और अगर ख़ास तौर से बात करें इतिहास की, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तब भी एक चीज़ आप लिख सकते हैं। पता है क्या? ये समझने वाली बात है। इतिहास में मान लेते हैं आपको कुछ नहीं आ रहा है, निष्कर्ष में क्या लिखना है, ठीक? और किसी घटना पर आधारित प्रश्न है, जैसे अभी मान लीजिए ये घटना थी, एक आंदोलन था। तो आप मोटे तौर पे ये बात लिख सकते हैं कि आने वाली जो भी घटनाएँ हुईं, जो भी आंदोलन हुए उस तरह के, उन पर इसका प्रभाव पड़ा। ये एकदम परम सत्य टाइप की बात है। हम अपने जीवन में आज कुछ कर रहे हैं, कुछ बन जाते हैं। मान लेते हैं कि आपने कुछ ऐसी पढ़ाई कर ली जो आगे आपके करियर में काम नहीं आने वाली, ऐसे साफ-साफ दिखता है। लेकिन ध्यान से ऑब्ज़र्व करेंगे तो पता चलेगा कि किसी न किसी रूप में वो चीज़ आपकी लाइफ़ में योगदान दे रही है। चाहे अच्छे रूप में या बुरे रूप में, लेकिन उसका असर आपके जीवन में हो रहा है। ऐसे इतिहास में जितनी भी घटनाएँ घटती हैं या आज भी जो भी घटनाएँ घट रही हैं, उनका असर भविष्य में पड़ेगा, पड़ने वाला है। अब तक ऐसा ही होता आया है। अगर इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, तो आपका आंसर जो है कन्क्लूज़न पे बहुत अच्छा हो जाएगा। आप यहाँ पे साफ-साफ लिख सकते हैं, इसमें कहीं कुछ भी गलत नहीं है कि आने वाले जो आंदोलन हुए, चाहे इसके बाद से आप देखिए असहयोग आंदोलन हुआ या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, यहाँ तक कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उन सब में इन चीज़ों का असर होगा क्योंकि यहाँ से लोग धीरे-धीरे जागरूक हो रहे हैं। लोग इन आंदोलनों में भाग लेंगे, लोग चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है? तो इस तरह से आप कन्क्लूज़न में ये बात लिख सकते हैं कि आंदोलनों के लिए आगे आने वाले आंदोलनों के लिए
किस घटना ने प्रेरणा दी, उसको एक मजबूत आधार दिया, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है जी? तो अगर आपने उत्तर लिखा है, तो एक बार देख लीजिए कि क्या आप इस डायमेंशन में सोच रहे थे? अगर आपने नहीं लिखा है, तो दोबारा से इस वीडियो को एक बार फिर देखिए और ये सोचिए कि सोचा कैसे जा सकता है। यहाँ तक ये भी सोचिए कि मैं जो बता रहा हूँ, उससे भी बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है? हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश होती है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, हो सकता है कि आप उसके आधार पे मुझसे भी अच्छा सोच पाएँ, मुझसे भी और बढ़िया तरीके से आप सोच पाएँ कि ये लिखा जा सकता था, ये कहा जा सकता था। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ। ठीक है जी? अब आते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि जिस पे आपको कल लिखना है, उस पे हम बात करेंगे। 1 मिनट रुकिए। आपके लिए अगला प्रश्न है सेकंड पेपर से। और प्रश्न क्या है एक बार खूब ध्यान से समझ लीजिए। आगे इस पे हम डिस्कशन करेंगे, आपका टॉपिक भी तैयार हो जाएगा और आप ये भी जान जाएँगे कि इस पे क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिखना है। देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्यसभा की भूमिका और प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिए। राज्यसभा के बारे में आपने जाना है, आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, पढ़ लीजिएगा। तो उसकी भूमिका क्या है? क्यों राज्यसभा को बनाया गया है? उसकी प्रासंगिकता क्या है अभी? इस पे आपको बात करनी है, ठीक है? इसके अलावा इसकी प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये भी बताइए। बेसिकली जब आप राज्यसभा की भूमिका को बहुत अच्छे से समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों बनाया गया था, इसका काम क्या है, तो आपको ये भी दिखेगा कि वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जब ये सारी चीज़ें दिख जाएँगी कि ये कमियाँ भी हैं, तो आपको उपाय भी दिख जाएगा कि ये होना चाहिए। और दिखने के लिए क्या इसमें क्या करना है, आप किताबें पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, वहाँ से भी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। ठीक है जी? तो फिलहाल इसके लिए मुझे लगता है कि आपको अलग से नोट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आपको ये पॉलिटी की किताबें मिल जाएगा आराम से। तो वहाँ से एक बार पढ़ लीजिए। जो चीज़ें मुझे लगेंगी कि ये किताबों में आसानी से नहीं मिल सकती, उनको मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। बाकी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, अपनी किताबों से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिवीज़न भी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है जी? ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी एक चीज़ और है, पीडीएफ नोट्स अगर आपको लेना है, तो सिंपल सी चीज़ है, आप जाएँगे कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे एक वीडियो दिया गया है। उस वीडियो को देखेंगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए कौन-कौन सी नोट्स हैं, प्री के लिए, कौन-सी मेंस के लिए, सब कुछ। कैसे आपको मिलेगा, कैसे आप ग्रुप में जुड़ेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा और आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एन्जॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।